जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम जम्मू कश्मीर के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उसी के बारे में। जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो पहले किस प्रकार से चलाया जाता था और वर्तमान में अब किस प्रकार से चलाया जा रहा है, अब कैसी व्यवस्था की गई है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहले की अगर हम बात करते हैं, पहले प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता था। आपको याद होगा जिस समय जो अनुच्छेद 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, उससे पहले दो चीजें थी जो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के लिए चर्चा में आती थी। एक तो आता था अनुच्छेद 370 जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती थी, और एक आती थी धारा आती थी, एक 35A आती थी। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि 370 में क्या था ये समझने की, और उसके बाद देखेंगे कि 35A के अंतर्गत क्या कुछ आता था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अनुच्छेद 370 की, आर्टिकल 370 की हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 370 को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भाग आते हैं, अनुच्छेद 370(1), अनुच्छेद 370(2) और अनुच्छेद 370(3) आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 370(1) की बात करें, तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है, ABCD, A, B, C और D में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए 370(1) की हम चर्चा करते हैं। 370(1) का जो खंड A आता है, ये क्या कहता है? ये सबसे पहले कहता है कि जो अनुच्छेद 238 है, अनुच्छेद 238 का कोई भी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अनुच्छेद 238 है क्या। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से आते थे? भाग A की बात कर लेते हैं, D की बात कर लेते हैं। ABCD 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था। ठीक है, अब देखिए जो A आता है, ये पूरा का पूरा किसमें था? भाग 6 में दिया गया था। भाग 7 की अगर बात करें तो उसमें B प्रकार के जो राज्य आते थे वो आते थे। C की बात करें तो ये भाग कौन से में आ जाते थे? 8 में आ जाते थे। और D कौन से भाग में आ जाता था? भाग 9। संविधान का जो भाग 9 है उसमें अंडमान निकोबार आता था खाली अकेला। ठीक है, A में कौन कौन से आ जाते थे? अगर इसकी हम बात करते हैं, भाग 6 की हम बात करते हैं, तो इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 आता है। भारतीय संविधान के अगर भाग 6 की बात करते हैं तो कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 152 से लेकर 37 आते हैं। जो भारत के राज्य आते हैं, राज्य के प्रशासन के बारे में जो बात करती हैं, राज्यों से संबंधित जो आते हैं वो भाग 6 में आते हैं। उसमें पहले A श्रेणी के राज्यों को रखा गया था। A श्रेणी के राज्य कौन से थे जिसकी हमने चर्चा कर चुके हैं कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उन्हें A श्रेणी में रखा गया था। जैसे कि कोलकाता आ गया, ठीक है, मुंबई आ गया, मध्य प्रांत आ गया, वो सारे के सारे किस में आते थे? A श्रेणी में आते थे। भाग 7 के अंतर्गत B श्रेणी के राज्यों को रखा गया था, और भाग 7 में केवल एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238 था। ठीक है, B श्रेणी के राज्यों में कौन कौन से आते थे? वो बड़ी रियासतें आती थी जिनका की एकीकरण किया गया था। ठीक है, एकीकरण किया गया था, और जो संधियां की गई थी, जिन जिन रियासतों से संधियां की गई थी, वो सारी की सारी रियासतों से जो राज्य बने थे मिलकर, वो किस में आते थे? B श्रेणी के अंतर्गत आते थे। और इसमें केवल एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238 था। जैसे कि इसमें देख लेते हैं हम, राजस्थान भी इसमें आता था, जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें आता था, हैदराबाद भी इसमें आ जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें मैसूर की, तो वो भी किस में आ जाता था? इसी B श्रेणी में आ जाता था। A श्रेणी की हम बात करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर 10 राज्य थे। B श्रेणी की बात करें तो इसमें उस समय 8 राज्य थे। और C श्रेणी में कौन कौन से आ जाते थे? अंग्रेजों के टाइम में जो चीफ कमिश्नर स्टेट्स आते थे, जैसे कि अजमेर मेरवाड़ा आ गया, दिल्ली आ गया, कुर्ग आ गया, बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं हम, त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, मणिपुर की बात कर लेते हैं, तो वो सारे के सारे किस में आते थे? C में आते थे। ठीक है, जो C श्रेणी के राज्य आते थे उसमें आते थे। और C श्रेणी के राज्यों की संख्या कितनी थी इस समय? इस भाग में 9 थी। ठीक है, 9 राज्य ऐसे थे जो C श्रेणी के अंतर्गत आते थे। और अगर इनसे संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि भाग 8 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो कौन कौन से आएंगे? अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक आते हैं। ठीक है, भाग 9 की अगर हम बात करें या फिर D श्रेणी के राज्यों की बात करें तो इसमें केवल एक ही आता था, अंडमान एंड
निकोबार आता था भाग 9 के अंतर्गत, और केवल एक ही अनुच्छेद था, अनुच्छेद 243 था। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता था, जो 370 का भाग 1 का खंड ए आता है, इसमें क्या कहा गया कि जो अनुच्छेद 238 के जो प्रावधान है वो क्या नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। देखिए अनुच्छेद 238 के तहत जम्मू कश्मीर को 20 श्रेणी का राज्य तो घोषित कर दिया गया था, लेकिन और क्या कहा गया, ये केवल इसलिए किया गया था क्योंकि इसके साथ संधि कर भारत में मिलाया गया था, इसलिए इसको 20 श्रेणी में डाल दिया गया था। लेकिन जो अन्य राज्यों पर जो कानून लागू होते थे, 20 श्रेणी के प्रावधान लागू होते थे, वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि हमने पढ़ा था 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में। इसके तहत क्या किया गया था, इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा भाग 7 और अनुच्छेद 238 को डिलीट कर दिया गया था पूरी तरह से। ठीक है, और इसी के साथ जो भाग 9 और अनुच्छेद 243 थे, इनको भी डिलीट कर दिया गया था। अब देखिए इस भारतीय संविधान में भाग 7 कहीं पर भी नहीं मिलता है, ना ही अनुच्छेद 238 मिलता है। भाग 9 को डिलीट कर दिया गया था, अनुच्छेद 243 को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को फिर से शुरू किया गया और अनुच्छेद 243 में पंचायती राज को शामिल किया गया था, नगर पालिकाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आती है। और साथ ही साथ फिर क्या किया गया, जो 20 श्रेणी के राज्य थे उनको ए श्रेणी में कर दिया गया, यानी कि राज्यों की केवल 2 श्रेणियां बना दी गई, एक तो आ जाएंगे राज्य, और जो सी श्रेणी में थे वो किस में आ जाएंगे, यूटीज में आ जाएंगे, या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आ जाएंगे। और अंडमान निकोबार था, उसको भी किस में कर दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया था, भाग 8 में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए 238 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसका तो कोई अब मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि जो अनुच्छेद 238 था वो तो समाप्ति कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बी की बात कर लेते हैं। 370 एक बी के अंतर्गत क्या कुछ दिया गया है, एक बी में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर राज्य पर संसद की बात या संसद की कितनी शक्ति लागू होती है, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित जो भी बातें आती हैं उनके संबंध में भारतीय संसद किस प्रकार से कानून बना सकती है या किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, ये बी में दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, जिस समय विलय हुआ था जम्मू कश्मीर का भारत के अंतर्गत, उस समय राजा हरि सिंह ने विलय करते समय केवल 3 ही चीजें भारत को सौंपी थी। कौन कौन सी आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी प्रतिरक्षा, यानी कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा। ठीक है, दूसरा कौन सा आ जाएगा, संचार। संचार से मतलब आ जाता है जैसे कि नौसेना से संबंधित संचार आ जाता, सूचना भेजना, या हवाई संचार की बात आ जाती है, सड़क की बात आ जाती है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन की बात आती है, वो सारे के सारे किसके पास थे, भारत सरकार के पास थे। और तीसरा कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, विदेश नीति, जो या फिर हम कह सकते हैं कि विदेशी जो मामले आते हैं, इन सभी से संबंधित अधिकार किसके पास थे, भारत सरकार के पास थे। विलय पत्र पर साइन करते समय सभी रियासतों ने केवल ये 3 ही प्रकार की शक्तियां भारत सरकार को सौंपी थी, बाकी सारी की सारी शक्तियां किसके पास थी, उन रियासतों के खुद के पास थी। ठीक है, तो अब देखिए बी में क्या दिया हुआ है कि जो भारतीय संसद है वो केवल इन 3 विषयों पर, संवर्ती सूची और संघ सूची के अंतर्गत इन 3 चीजों से संबंधित जो भी विषय आते हैं उन पर भारतीय संसद कानून बना सकती है। ठीक है, अगर कई बार ये ऐसा हो जाता है कि किसी को समझ में नहीं आता, क्या जिस पर मान लीजिए कोई संघ सूची का कोई विषय आता है, ठीक है, अगर कोई डाउट होता है कि क्या ये इन 3 से संबंधित है, ठीक है, तो इसका निर्णय किससे लिया जाएगा, जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसके परामर्श से निर्णय लिया जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा ये कहती है कि ये जो विषय आता है वो इन 3 विषयों के अंतर्गत ही आता है, तभी कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आगे बी की बात कर ली हमने। अगर हम सी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सी की। 370 के भाग 1 का खंड सी आ जाता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद या कौन कौन से प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। तो सी क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर पर केवल 2 ही अनुच्छेद लागू होंगे। कौन कौन सा, एक तो अनुच्छेद 1 और एक अनुच्छेद 370। इन दोनों के अलावा भारतीय संविधान का कोई भी प्रावधान, कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। ठीक है, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था
या फिर संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय ऐसी व्यवस्था की गई थी 370 के तहत। 370 का खंड 1 आता है, इसका भाग सी आता है। इसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि भारतीय संविधान का केवल 2 ही अनुच्छेद, एक तो अनुच्छेद 1 जिसमें यह बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, ठीक है, राज्यों के नाम दिए हैं वो लागू होगा, एक अनुच्छेद 370 लागू होगा, ठीक है। और अगर अन्य कोई भी लागू करना है, कोई भी कानून लागू करनी है तो 370 के माध्यम से ही हो सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हम डी की बात कर लेते हैं। डी में क्या आता है कि अगर मान लीजिए इन 3 विषयों के अलावा कोई और अगर संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, कोई और कानून लागू करना है वहां पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लागू करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा क्या निकाला जाएगा, एक आदेश निकाला जाएगा, राष्ट्रपति का आदेश निकाला जाएगा। और उस आदेश को सहमति मिलनी आवश्यक होती है, किससे, विधानसभा से, जम्मू कश्मीर की विधानसभा से सहमति मिलनी आवश्यक है, ठीक है। यानी कि अगर संसद किसी अन्य विषय पर कानून बनाना चाहे, ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति को बोलेंगे, राष्ट्रपति एक आदेश निकालेगा, वो आदेश किसके पास जाएगा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास जाएगा। अगर विधानसभा उसे पारित कर देती है, उस पर अपनी सहमति दे देती है, तब वो वापस संसद के पास आएगा, उसके बाद संसद उस पर कानून बना सकती है। ये सारी व्यवस्था की गई। उम्मीद करता हूं 370(1) आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 370(2) की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 370(2) क्या कहता है। अब देखिए 370(2) क्या कहता है, जिस समय भारत का संविधान बना था उस समय जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं बना था। जिस समय भारत का संविधान बन रहा था उस समय जम्मू कश्मीर के 3 सदस्य भी संविधान सभा में शामिल हुए थे, जिनमें शेख अब्दुल्ला एक मुख्य व्यक्ति थे। उस समय यह निश्चित किया गया था कि जम्मू कश्मीर अपना संविधान खुद अलग से तैयार करेगा, ठीक है। तो उस समय 370 में एक व्यवस्था की गई थी कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर में भी उस समय सरकार चल रही थी, शेख अब्दुल्ला के द्वारा सरकार चलाई जा रही थी। उस समय यह व्यवस्था की गई थी कि अगर 370 अनुच्छेद 370 और 1 के अलावा अगर कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाता है, तब क्या होगा, वहां पर मंत्रिपरिषद के द्वारा भी अगर लागू किया जाता है भारतीय संसद की मदद से, तब उसको तब तक जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि वहां की संविधान सभा उसे स्वीकृति ना दे दे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर भारतीय संसद कोई उस पर कानून लागू करना चाहती है और विधानसभा ने वहां की अनुमति दे दी है, लेकिन अभी तक संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां की जो संविधान सभा है वो जब तक अनुमति नहीं देगी तब तक वो कानून वहां पर लागू नहीं होगा, ठीक है। ये संविधान सभा की अनुमति की बात आती है, सहमति की हम बात कर सकते हैं। संविधान सभा भी कहाँ की, जम्मू कश्मीर की, ठीक है। ये 370 का खंड 2 आ जाता है, ठीक है। अब 370 के खंड 3 में क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि जम्मू कश्मीर से या भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 370 को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, ये व्यवस्था अनुच्छेद 370(3) में की गई थी। इसके तहत क्या किया गया था कि राष्ट्रपति एक आदेश निकालेगा, ठीक है, राष्ट्रपति का आदेश से हटाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रपति के आदेश के साथ साथ एक चीज और होनी आवश्यक थी कि इस राष्ट्रपति के आदेश को सहमति मिलनी जरूरी थी। और सहमति भी किसकी मिलनी जरूरी थी, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा की नहीं, वहां की संविधान सभा की, यानी कि जो संविधान सभा उस समय संविधान का निर्माण कर रही थी। एक चीज ध्यान रखिएगा, 1951 में जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का गठन किया गया, 1957 में ये समाप्त हो गई थी, क्योंकि 26 नवंबर 1956 को संविधान लागू कर दिया गया था जम्मू कश्मीर का, तो उसके बाद संविधान सभा समाप्त हो गई थी। यानी कि क्या कर सकता है, राष्ट्रपति एक आदेश निकालेगा, उस आदेश को सहमति कौन देगी, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा देगी। उसके बाद ही क्या किया जा सकता है, अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जा सकता है, या फिर जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त किया जा सकता है। उससे विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया, जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। ये तो बात आ गई अनुच्छेद 370 की। 370 में ये प्रावधान किए गए थे। अब बात हम करते हैं
35A की। चलिए अब देखते हैं कि 35A को जो जम्मू कश्मीर का संविधान है या जो भारत का संविधान है उसमें किस प्रकार से लागू किया गया था। देखिए सबसे पहले हमने जैसा कि पढ़ा था कि राष्ट्रपति के आदेश से ही संसद क्या कर सकती है, कोई भी कानून जम्मू कश्मीर के लिए बना सकती है। तो उसके लिए क्या किया गया था, 1954 में राष्ट्रपति का एक आदेश जारी किया गया था। 1954 में राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया था। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा क्या किया गया था। राष्ट्रपति के आदेश में यह बताया गया था कि जो जम्मू कश्मीर है उस पर भारतीय संसद के ऐसे कोई प्रावधान लागू नहीं होंगे जो जम्मू कश्मीर के प्रावधानों से अलग होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से कि मान लीजिए कि नागरिकता की बात आती है तो वहां पर भारत में एकल नागरिकता चलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है। अगर वहां पर दोहरी नागरिकता है तो उस स्थिति में भारत की एकल नागरिकता की जो स्थिति है वो वहां पर लागू नहीं होगी। यानी कि सर्वोपरि किसका संविधान रहेगा, जो जम्मू कश्मीर का संविधान है वही सर्वोपरि रहेगा। उसके अगेंस्ट अगर कुछ भी भारतीय संसद बनाती है तो वो वहां पर लागू नहीं होगा। ये कहा गया था 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। ठीक है, और इसी के तहत धारा 35A को भी जोड़ा गया था। ठीक है, धारा 35A में क्या आता है, धारा 35A में दिया गया है जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों के लिए कुछ विशेषाधिकार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के जो स्थायी नागरिक हैं उनको क्या दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया था। विशेषाधिकार किसके तहत, 35A के तहत दिया गया था। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर के जो स्थायी नागरिक आते हैं उनको क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि जम्मू कश्मीर में जैसे आपको पता होगा कि दोहरी नागरिकता थी, वहां पर एक तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता होती थी और दूसरी भारत की नागरिकता होती थी। जम्मू कश्मीर की नागरिकता केवल उन्हीं लोगों को मिलती थी जो 1947 से पहले या जिस समय विलय हुआ था उससे पहले के वहां के निवासी हैं, या फिर उनके जो अब निवास कर रहे हैं उनके जो पुरखे हैं वो वहां पर निवास करते थे, तो वही क्या होंगे, जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक होंगे। अब जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक है वो भारत के किसी अन्य भाग में आकर निवास करने लगता है और वह यहाँ आकर ऐसा मन बना लेता है कि अब मुझे यहीं पर रहना है और इसके लिए वहाँ की उस राज्य की स्थायी नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में आ गया और राजस्थान में आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, मेरा स्थायी पता यहीं का होना चाहिए, तो वो यहाँ पर ऐसा कर सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, 4-5 महीने रहने होते हैं, उसके बाद वो यहाँ का मूल निवासी बन जाता है और इसके कारण उसको यहाँ के आरक्षण में भी प्रावधान प्राप्त होते हैं, आरक्षण में भी उसको जो सहूलियत दी जाती है वो भी मिलेगी, नौकरी में भी भाग ले सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ के जो स्थायी नागरिक है उनको क्या क्या प्रावधान दिए गए, क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं। एक तो दिया गया है आरक्षण। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर में आरक्षण केवल जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को ही प्राप्त होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, उस समय जम्मू कश्मीर में SC को आरक्षण प्राप्त था लेकिन ST को आरक्षण नहीं प्राप्त था। ठीक है, आरक्षण की बात आ गई, नौकरी की बात आ गई। नौकरी में जो हिस्सा ले सकते हैं वो केवल जम्मू कश्मीर के नागरिक ही ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर से बाहर के कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय सेवाएं आती हैं, जो राज्य सिविल सेवा आती है, उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। तीसरी बात आ जाती है संपत्ति की बात। संपत्ति यानी कि जम्मू कश्मीर का जो स्थायी नागरिक है वही केवल वहां पर संपत्ति ले सकता है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं खरीद सकता है, वहां पर जमीन नहीं ले सकता है। सबसे पहले यह व्यवस्था उस समय इसलिए की गई थी क्योंकि एक संभावना थी कि जनमत संग्रह करवाया जाएगा, वहां पर भारत और पाकिस्तान के मध्य जनमत संग्रह कराया जाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों से कि किस देश में शामिल होना चाहते हैं या फिर वो किस प्रकार की स्थिति चाहते हैं। इसके लिए इस प्रकार की वहां पर व्यवस्था की थी ताकि कोई और आकर वहां का स्थायी निवासी न बन जाए और बाद में जो वर्तमान उस समय का जो वर्तमान स्थिति थी, जनसंख्या का जो अनुपात था वो कहीं बदल ना जाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई थी वहां पर। अगर स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति वहां पर ज्यादा अच्छी थी नहीं। ठीक है, किस प्रकार से अच्छी नहीं थी, जैसे कि मान लीजिए अगर वहां पर किसी लड़की ने, जम्मू कश्मीर की किसी लड़की ने भारत के किसी अन्य क्षेत्र के अगर लड़के से शादी कर ली है, विवाह कर लिया है,
तब उसकी स्थायी नागरिकता समाप्त हो जाती थी। ठीक है, स्थायी नागरिकता क्यों समाप्त हो जाएगी? अगर ये स्थायी नागरिक रहेगी तो क्या होगा, इसके बच्चों का भी जम्मू कश्मीर की संपत्ति में अधिकार होगा। ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाती थी, उनकी स्थायी नागरिकता समाप्त हो जाती थी। यानी कि अगर वो जम्मू कश्मीर के ही किसी व्यक्ति से शादी करती है तब उसकी जो स्थायी नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगी। अगर भारत के किसी अन्य भाग में निवास करने वाले व्यक्ति से उसका विवाह होता है तो उसकी स्थायी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये सब प्रावधान किए गए थे धारा 35A के तहत। उसके बाद देखिए, बहुत से ऐसे प्रावधान थे जो भारतीय संविधान के वहां पर लागू नहीं होते थे। एक देश में 2 प्रधानमंत्री होते थे, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, वजीरे आजम कहा जाता था, और जो राज्यपाल था उसको कहा जाता था सदरे रियासत कहा जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सदरे रियासत किसे कहा जाता था? सदर ए रियासत राज्यपाल को कहा जाता था। ठीक है, और मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था? वजीरे आजम। वजीरे आजम एक तरह से प्रधानमंत्री होता है। तो भारत में 2 प्रधानमंत्री चल रहे थे उस समय, वजीरे आजम जो मुख्यमंत्री आ गया। लेकिन इस व्यवस्था को 1956 में बदल दिया गया था। 1956 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? सदरे रियासत को राज्यपाल बना दिया गया था और वजीरे आजम को क्या बना दिया गया था? मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उससे पहले यही नाम मिलते थे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में पहले जो अनुच्छेद 356 है उसका प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता था। मूल संविधान के अगर अनुसार हम बात करें तो क्या होता था वहां पर? जम्मू कश्मीर का जो अपना संविधान है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो संविधान था उसमें अनुच्छेद 168 अनुच्छेद थे कुल मिलाकर। इन 68 अनुच्छेदों में एक अनुच्छेद हमें मिलता है अनुच्छेद 92, आर्टिकल 92। अनुच्छेद 92 में क्या कहता था? वहां पर अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार वहां पर जो प्रशासन नहीं चल रहा है, कार्यपालिका नहीं चल रही है, तब वहां पर क्या किया जा सकता था? राज्यपाल शासन लगाया जा सकता था। और राज्यपाल शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता था? 6 माह के लिए लगाया जा सकता था। 6 माह के बाद क्या व्यवस्था होगी, ऐसा भी वहां पर कोई भी जिक्र नहीं था। तो अब देखिए 1964 में क्या किया गया? 1964 में पहली बार व्यवस्था की गई कि जम्मू कश्मीर में भी अनुच्छेद जो 356 है वो लागू किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन किस प्रकार से लगाया जाएगा? तो ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर के अपने संविधान के अनुसार पहले क्या होगा? 6 माह के लिए क्या लगाया जाएगा? राज्यपाल शासन लगाया जाएगा। और राज्यपाल शासन समाप्त होने के बाद वहां पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जम्मू कश्मीर में पहले थी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो धारा अनुच्छेद 370 है और जो धारा 35A आती है, इनको किस प्रकार से हटाया गया था। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि वहां पर बीजेपी की और पीडीपी की जो संयुक्त सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, उसमें बीजेपी ने इस्तीफा दे दिया था, अपना समर्थन वापस ले लिया था। इस वजह से वहां पर सरकार गिर गई थी। सरकार गिरने के बाद क्या हुआ? वहां पर राज्यपाल शासन लगाया गया। राज्यपाल शासन समाप्त हो रहा था 20 जून 2018 को। ठीक है, 20 जून 2018 को क्या हो रहा था? राज्यपाल शासन समाप्त हो रहा था। तो लगाया गया था, 20 जून 2018 को राज्यपाल शासन लगाया गया था। और समाप्त कब हो रहा था? 19 दिसंबर 2018 को समाप्त हो रहा था। ठीक है, तो 19 दिसंबर 2018 को क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जब बात आती है 5 अगस्त 2019 की, 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में बिल लाया गया था अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए। तो सबसे पहले वहां पर क्या किया गया था? सबसे पहले एक राष्ट्रपति का आदेश निकलवाया गया था। और राष्ट्रपति के आदेश में क्या कहा गया था कि जो 1954 का राष्ट्रपति का आदेश है उसको समाप्त किया जाता है। ठीक है, 1954 के राष्ट्रपति के आदेश में क्या शामिल था? जो हम पढ़ते हैं धारा 35 है, वो किस में थी? 1954 के राष्ट्रपति के आदेश में शामिल थी। तो 1954 के टोटल को राष्ट्रपति के आदेश को समाप्त करने का मतलब क्या था? कि धारा 35A को भी समाप्त कर देना। सबसे पहले तो ये आदेश निकलवाकर इसको समाप्त किया गया। उसके बाद एक काम और किया गया। देखिए, जब हमने 370 का पार्ट 3 पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था कि अगर 370 को हटाना है
तो राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाएगा और उस पर सहमति किसकी होनी चाहिए, संविधान सभा की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए संविधान सभा जो थी वो वर्तमान में बन नहीं सकती थी, तो इसी आदेश में एक चीज और की गई थी। इसी आदेश में यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी, वर्तमान में जो विधानसभा है वही संविधान सभा मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसको ही संविधान सभा माना जाएगा। ये व्यवस्था भी इसी आदेश के तहत कर दी गई थी। ठीक है, चूंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, और जब भी राष्ट्रपति शासन लगा होता है किसी राज्य में तो सारी शक्तियां संसद के पास आ जाती है या फिर संसद के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास होती है। तो यहाँ पर सारी शक्तियां किसके पास थी, संसद के पास थी। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी बिल आता है जिस पर जम्मू कश्मीर की अनुमति लेना आवश्यक होता है, सहमति लेना आवश्यक होता है, वो बिल भी कहां से पारित होगा, संसद से ही पारित होगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे तो बिल लाए गए जिसमें 370 को हटाने का प्रावधान किया गया, और इसी के साथ साथ क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ठीक है, कौन कौन से भागों में बांट दिया गया जम्मू कश्मीर को, एक तो आ जाएगा अपना जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश किसे बना दिया गया, लद्दाख को बना दिया गया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है। लद्दाख को बनाया गया अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू कश्मीर को बनाया गया अनुच्छेद 239 क के तहत। ठीक है, जैसा कि हमने संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के बारे में पहले पढ़ा था, उसमें आपको याद होगा कि अनुच्छेद 239 के तहत क्या किया जा सकता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाएगा, उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा, वहां पर एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। जबकि 14वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 239 क। 239 क के तहत क्या किया जा सकता है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन किया जा सकता है। यानी कि जम्मू कश्मीर में अब एक विधानसभा होगी और लद्दाख क्या होगा, बिना विधानसभा का एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा होगी जिसका एक उपराज्यपाल होगा। ठीक है, यहाँ पर सारी जो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, उपराज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, तो जैसा कि हमने पांडिचेरी का पढ़ा था, पुडुचेरी का पढ़ा था। ठीक है, उसका प्रशासन जो पढ़ा था बिल्कुल उसी प्रकार से जम्मू और कश्मीर का प्रशासन चलाया जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर जो विधानसभा है उसकी सीटें कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें कि इसको 370 को हटाने से पहले जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तब जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 111 विधानसभा की सीटें थी। इन 111 विधानसभा सीटों में केवल 87 सीटों पर ही, ठीक है, 87 सीटों पर ही चुनाव होते थे। बाकी की जो 24 सीटें आती हैं उन पर चुनाव नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सीटें पड़ती थी, इसलिए वहां पर चुनाव नहीं होते थे। वहां पर केवल सीटें निर्धारित कर छोड़ दी गई है कि इसमें 24 सीटें होंगी। ठीक है, इलेक्शन कितने पर होते थे, 87 सीटों पर ही होते थे। ठीक है, प्लस में क्या कर सकता है, वहां पर राज्यपाल क्या कर सकता था, 2 महिलाओं को भी मनोनीत कर सकता था। अगर राज्यपाल को यह लगता है कि विधानसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो 2 महिलाओं को वहां पर मनोनीत किया जा सकता था। अगर हम बात करते हैं इनमें से कि जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें किस किस क्षेत्र में आती थी, ठीक है, तो देखिए 46 के लगभग सीटें आती थी जो कश्मीर में आती थी। कश्मीर में 46, जम्मू में लगभग आती थी 37 सीटें और लद्दाख में 4 सीटें पड़ती थी, 7 4 11। ठीक है, तो इस प्रकार से सीटों का वितरण किया गया था। जो ये 87 सीटें हैं, इन 87 सीटों की बात की जा रही है, तो इसमें क्या किया गया था, 46 सीटें किस में आती थी, कश्मीर में, 37 सीटें जम्मू के अंतर्गत और 4 सीटें कितनी आती थी, लद्दाख के अंतर्गत आती थी। कुल मिलाकर 87 सीटें वहां पर मौजूद थी। अब चूंकि लद्दाख में क्या कर दिया गया, यहाँ पर विधानसभा अब नहीं होगी, विधानसभा यहाँ की भंग हो गई है, तो जम्मू और कश्मीर की टोटल विधानसभा होगी 87 में से 4 के 83 सीटें बचती है इस हिसाब से। लेकिन
वर्तमान में क्या किया गया है, यहाँ पर 90 सीटें निर्धारित की गई है, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा होगी वर्तमान स्थिति में वहाँ पर 90 सीटें होंगी, 90 सीटों के लिए चुनाव होंगे, ठीक है। प्लस में 2 सीटें और हो सकती है जो महिलाओं के लिए, महिलाओं को मनोनीत किया जाता था वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा, अब उपराज्यपाल के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें तो टोटल पहले 111 थी, यहाँ पर 87 से 3 बढ़कर 90 हो गई है। तो वर्तमान में अगर बात करें टोटल सीटों की तो 114 सीटें जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित की गई है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए निर्धारित की गई है, जबकि इलेक्शन कितने पर होने हैं, 90 सीटों के लिए इलेक्शन होने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद में देखिए, जब हमने पढ़ा भारतीय संविधान के अंतर्गत कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना हो सकता है, मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है, जो लोअर सदन होता है, जो निम्न सदन होता है, उसके 15% से अधिक मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता। यानी कि किसी राज्य में जो विधानसभा है, विधानसभा के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, मुख्यमंत्री सहित। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 114 सीटें आती है, 114 का 11.4 आ गया, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 12 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, ठीक है। सॉरी 15%, अन्य राज्यों में 15% होता है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में 10% जो किया गया है, यानी कि दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली की विधानसभा में कितनी सीटें आती हैं, 70 सीटें आती हैं। और जो 69वां संविधान संशोधन था उसके तहत यह निर्धारित किया गया था कि दिल्ली के जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार विधानसभा के 10% से अधिक नहीं हो सकता है, यानी कि दिल्ली में 7 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते मुख्यमंत्री सहित। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में 15% वाला फॉर्मूला नहीं रखा गया है, यहाँ पर केवल 10% ही मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, यहाँ पर 12 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी तक चुनाव हुए नहीं है, चुनाव की व्यवस्था की जा रही है, धीरे धीरे आगे जब व्यवस्था होगी तब पता लगेगा कि जम्मू के अंतर्गत कितनी सीटें निर्धारित की गई है और कश्मीर में कितनी निर्धारित की गई है। हो सकता है कि जो 90 सीटें हैं इनका अनुपात बराबर रख दिया जाए जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए धन्यवाद।